उनसे कहा कि आप एंजियोग्राफी करवाएं, उन्होंने एंजियोग्राफी करवा ली। हमने कहा कि अब आपकी वेसल ब्लॉक है, आप एंजियोप्लास्टी करवा लें या बाईपास करवा लें, उन्होंने करवा लिया। तो वो उस कंडीशन पे नहीं गए, उस कॉम्प्लिकेशन पे नहीं गए। लेकिन पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में, एक कौम ऐसी भी होती है कि जब तक तलवार सर पे लटक रही हो ना, जब भी होश नहीं आता, जब तक कि तलवार सर के ऊपर पहुंच के जख्म ना बना दे, फिर जाके होश आता है उनको। ब्लड प्रेशर हाई है, नहीं करवा रहे कोरोनरी एंजियोग्राफी, नहीं करवा रहे एंजियोप्लास्टी, नहीं करवा रहे बाईपास। डॉक्टर साहब जब तक चलता रहे, जब कुछ होगा देखेंगे। इन लोगों को आगे जाके एंजाइना की तकलीफ शुरू होता है। एंजाइना मतलब होता है कि चेस्ट के ऊपर भारीपन आएगा और पेन होगा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म, ठीक है। और याद रखें कि एंजाइना का पेन चंद सेकंड से चंद मिनट्स का होता है, चंद सेकंड से लेकर चंद मिनट्स का होता है। मुस्तकिल सीने में दर्द जो है ये हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। आजकल मैंने देखा बहुत सारे लोग कंफ्यूज, डॉक्टर कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। पेशेंट को गैस्ट्रिक ट्रबल है, एसिडिटी हो रही है, तेजाबियत है, गैस बन रही है, ठीक है, उसकी वजह से सीने में दर्द होता है, वो मुस्तकिल रहता है, ठीक है। लोग उसको भी हार्ट की तकलीफ समझ लेते हैं, ठीक है। जाना था फिजिशियन के पास, जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। तो ये भी हमारे मुआशरे में एक चीज है। चेस्ट इन्फेक्शन है तो भी लंग्स में पेन होगा, हार्ट में पेन होगा, चेस्ट में पेन होगा, मुस्तकिल होगा। ये एंजाइना नहीं है। एंजाइना की तकलीफ कभी भी लॉन्ग टाइम नहीं होती है, बहुत शदीद तकलीफ होती है, लेकिन चंद सेकंड से चंद मिनट की होती है, ठीक है। ये अलामत होती है इस बात की कि अब तो करवा लें एंजियोग्राफी, लेकिन बहुत से लोग उस वक्त भी नहीं करवाते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब एंजाइना की मेडिसिन दे दें, पेन कम हो जाए, मसला हल हो जाए, ठीक है। आखिर में होता है क्या है कि जब हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता तो फिर होता है हार्ट अटैक। कितने चांसेस मिले आपको? ब्लड प्रेशर हाई था, आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, फिर अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हुआ, आपने कुछ नहीं किया, फिर एंजाइना की तकलीफ शुरू हुई, फिर आपने कुछ नहीं किया, अब आपको होगा हार्ट अटैक, जिसको मेडिकल साइंस में कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन। क्या कहते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जिसको डॉक्टर शॉर्टली लिखते हैं एमआई। आपको एमआई हुआ है, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक, ठीक है। तो बहुत से लोग फिर हार्ट अटैक होता है, फिर उसके बाद अगर बच जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर पहला हार्ट अटैक इतना सीवियर नहीं होता, तो बच जाते हैं, तो फिर उसके बाद जाके वो एंजियोग्राफी करवाते हैं या एंजियोप्लास्टी करवाते हैं या फिर बाईपास करवाते हैं, उसके बाद करवाते हैं। ब्रेन के अंदर देखते हैं क्या होता है। ये एक वेसल है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, और इस वेसल में यहां ब्लॉकेज है, सही, जिसकी वजह से ब्लड आगे प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो रहा। देखें मैं इसको कर रहा हूं, आपको नजर आ जाएगा। ये सपोज ब्लड ऐसे जा रहा है, यहां से नीचे से जा रहा है, क्योंकि बाकी सारा रास्ता बंद हो चुका है, सही। इसकी अलामत ये होती है कि सीवियरली हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई और सीवियरली हेडेक होगा, ब्लर विजन होगा, आपको धुंधला नजर आएगा, ठीक है। और एक बोझ सा महसूस होता है आपकी तबीयत के अंदर कि आप अपने आप को रिलैक्स फील नहीं करते, ठीक है। यह अलामत होती है कि आपको हैमरेज होने वाला है। 90% लोगों में हैमरेज के मामला पहले से ही कंफर्म होते हैं। पेशेंट की गफलत कह लें, डॉक्टर की गफलत कह लें। 10% कंडीशंस होती हैं जिसमें अचानक हार्ट जो है, अचानक जो है हैमरेज होता है, 10% कंडीशन, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा शॉकिंग कंडीशन हो, ठीक है, उसमें होता है कि अचानक हैमरेज हो जाता है, वरना अचानक हैमरेज वाले केसेस सिर्फ 10% है। 90% वालों को पहले से मालूम होता है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ होने वाला है। ये अलामत है कि सीवियरली हेडेक हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लर विजन है, डिस्कम्फर्टनेस फील कर रहे हैं। अब डॉक्टर ऐसी कंडीशन में जहां दिल के टेस्ट करवाएगा, आपसे ईसीजी करवाएगा, डिफरेंट ब्लड टेस्ट करवाएगा, वहां पर वो आपको एक सीटी स्कैन या एमआरआई रेकमेंड करेगा ब्रेन का, जिसमें यह पता चलेगा कि ब्रेन की कौन सी वेसल है जिसको प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा, सही। और जब सीटी स्कैन में, एमआरआई में पता चल जाता है कि ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल है वो ब्लॉक होना शुरू हो गई है, ठीक है, तो इस बात की अलामत है कि अब आपको क्या करना है। एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है हर हाल में, लेकिन साथ ही साथ आपको सर्जरी करवानी है ताकि ये ब्लॉकेज निकल जाए। नहीं तो जिस दिन प्रेशर बढ़ा, अभी पीछे से ब्लड आ रहा है प्रेशर में, आगे नहीं जा रहा क्योंकि आगे ब्लॉकेज है, तो यहां इस जगह पे प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ये प्रेशर बनते 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 बनते, आपने नहीं सुना, मुझे हैरत होती है कभी कभी, कराची में तो पानी आता ही नहीं है,
लेकिन अक्सर ये खबर चल रही होती है कि जब प्रेशर बढ़ गया, पानी की पाइपलाइन फट गई, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया, गैस की पाइपलाइन फट गई, सीएनजी बंद, घरों में गैस का प्रेशर कम। तो प्रेशर बढ़ने से पाइप्स फट सकती हैं, ये तो वेसल है, सही। ये जब वेसल फटेगा, इस कंडीशन को कहेंगे हैमरेज। तो हैमरेज कहीं भी हो सकता है, लेकिन ब्रेन की वेसल में इसलिए ज्यादा कॉमन है क्योंकि ब्रेन बहुत डेलिकेट ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन है। हैमरेज, हैमरेज के बाद दो कंडीशंस होती हैं। अगर कान से, नाक से, मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाए तो बचने के चांसेस ज्यादा हैं, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो फिर बचने के चांसेस कम है। पेशेंट बिल्कुल फौरी तौर पे कॉमा में चला जाता है, और फिर कॉमा के बाद आपको पता ही, कॉमा के बाद क्या होता है, फुल स्टॉप। ठीक है जी, ये तो हो गया हैमरेज। ये जो ब्लड बाहर निकला, इंटरनल ब्लीडिंग की बात हो रही है, ये जो ब्लड बाहर निकला हैमरेज के बाद, अब ये ब्रेन के टिश्यू में जाके ये ब्लड सारा जम गया, क्लॉट हो गया, तो इस पूरे एरिया को कहते हैं हेमाटोमा। हेमाटोमा यानी हैमरेज भी हो और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्लॉट बन रहे हो, तो उसे हेमाटोमा कहते हैं। तो याद रखो कि जब हैमरेज भी होता है और हेमाटोमा भी होता है तो फिर 3 दिन बाद स्वयं होता है, सही है, क्योंकि अगर दोनों चीजें हो गई तो बचने के चांसेस नहीं है। अगर एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है तो बचने के चांसेस हैं। एक और चीज होती है, ये है वेसल। इसमें आप देखें जगह जगह ये क्लॉट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी वेसल बंद नहीं हुई। अल्लाह ताला ने अभी आपको मौका दिया हुआ है, लेकिन ब्लड यूं जा रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, टिश्यू को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। इसकी भी वही अलामत है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, सीवियर हेडेक। सीटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, पता चलेगा कि वेसल ब्लॉक होना शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ टाइम है, चंद महीने हैं, साल है, ठीक है। इस चीज को कहते हैं स्ट्रोक, ये स्ट्रोक है। और वक्त के साथ साथ यही क्लॉट्स बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपने कुछ करवाया ही नहीं, तो ये क्लॉट्स बड़े होना शुरू हो गए। अब आप देखें क्लॉट्स बड़े होंगे तो ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि ये स्ट्रोक था ना, स्ट्रोक में बचत है, स्ट्रोक में इंसान बच सकता है, सर्जरी करवा सकता है, लेकिन नहीं करवाया, नतीजा ये निकलेगा कि स्ट्रोक आहिस्ता आहिस्ता देखें कहां जा रहा है, ऊपर वाली कंडीशन नहीं आ रही, ये हैमरेज की तरफ जा रहा है। और ये हैमरेज उस हैमरेज से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो एक ब्लॉकेज थी, ये मल्टीपल है, ठीक है। इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं पहले स्ट्रोक हो फिर हैमरेज हो तभी बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ये था कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का टॉपिक, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इम्यूनिटी मैंने कहा था कि थोड़ा सा आज पढ़ाऊंगा ताकि कल हमें जो है टाइम मिल जाए इसको कंप्लीट करने का, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का लेक्चर है, तो 15 मिनट है तकरीबन हमारे पास, 10-15 मिनट हैं, तो हम इम्यूनिटी का जो है थोड़ा सा एक शॉर्ट उसका आउटलाइन जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ देखना है, नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है, ले लें। एथेरोस्क्लेरोसिस ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज डिपेंड करता है कि किस किस्म की ब्लॉकेज है, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटरना की हार्डनेस हो रही है, या कोई एयर ब्लॉकेज हो रही है, या कोई फैटी ब्लॉकेज हो रही है, ठीक है। ये हम सॉर्ट आउट करते हैं टेस्ट करवा के। एयर से पहले मैंने यही कहा था, ट्यूनिका एक्सटर्ना मीडिया इंटरना की जो है हार्डनिंग हो जाती है, या फिर एयर ब्लॉक होती है, या फिर फैटी ब्लॉकेज होती है, ठीक है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस सेम है, क्योंकि ब्लॉकेज हमेशा आर्टरी में ही होती है, वेन्स में नहीं होती। कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, अगर हैमरेज हेमाटोमा दोनों होगा तो ये इंटरनल ब्लीडिंग है, इंटरनल ब्लीडिंग में पेशेंट के बचने के चांसेस नहीं होते। एयर ब्लॉकेज खुद ही निकल जाता है आमतौर पे। वो ड्रामों में, फिल्मों में होता है। ड्रामा फिल्मों में तो एक दफा चोट लगती है याददाश्त जाती है, दूसरा चोट लगती है याददाश्त वापस आ जाती है।
ठीक है, सैयदा माहम। फिल्मों ड्रामों में बहुत कुछ होता है, रियलिटी क्या होती है, कितनी होती है? इम्बोलस एयर ब्लॉकेज है। स्ट्रोक में माइनर ब्लॉकेजेस हैं जो बाद में मेजर ब्लॉकेजेस में कन्वर्ट हो सकती हैं। वेल्व अलग चीज़ है, वॉल अलग चीज़ है। वॉल सेप्टम होता है, वेल्व अलग चीज़ है। आपने शायद कल की क्लास नहीं ली। ठीक है जी, हैमरेज होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ मेमोरी नहीं, बहुत कुछ खत्म होगा, बहुत कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में, सिर्फ मेमोरी की बात नहीं होती। मेमोरी तो इसलिए क्योंकि ब्रेन के टिश्यू में हैमरेज हो रहा है तो ब्रेन पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, स्टॉक मैंने अभी दोबारा रिपीट कर दिया मैंने कि माइनर ब्लॉकेजेस जो आगे जाके मेजर ब्लॉकेजेस बन सकती हैं। एक ही चीज़ है मेहदी नकवी साहब, ये आपने क्या लिखा है सर? अगर एयर ब्लड में एयर होता है बेटा, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन वो एक लिमिट में होती है। छोटे थ्रोम्बस बहुत ही जो पिन साइज ब्लॉकेजेस कह लें तो ये ब्लड के फ्लो की वजह से निकल जाती हैं। हैमरेज की एज आमतौर पे ओल्ड एज में होता है, ठीक है, ओल्ड एज में होता है या फिर मिडिल एज में होता है। ठीक है, यंग एज में तो आपके अंदर स्टेमिना होता है कि आप चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं। चलिए जी, इरेज कर रहा हूँ और अगली हेडिंग स्टार्ट करवाएंगे आपको। हेमीपेलेगिया अलग चीज़ है बेटा, उसका इस टॉपिक से ताल्लुक नहीं है। हेमीपेलेगिया जो है ये फालिज, आपने सुना होगा, पैरालिसिस उसकी टाइप्स होती हैं। हेमी मीन्स हाफ होता है, पेलेगिया मीन्स जो है पैरालिसिस है, यानी कि बॉडी का एक हिस्सा राइट साइड या लेफ्ट साइड को एक हिस्सा पूरा जो है मफलूज हो जाता है, फालिज का अटैक हो जाता है। ठीक है, ये हैमरेज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल वो एक न्यूरोलॉजी का टॉपिक है, इसमें हम न्यूरोलॉजी नहीं पढ़ रहे। नर्वस ब्रेकडाउन, तुम लोग सारे फिल्मी ड्रामे देख देख के ना वही बातें पूछ रहे हो। नर्वस ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि आपका ब्रेन बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। ठीक है, ना आपकी मेमोरी काम करती है, ना आपके ब्रेन के अंदर कोई फंक्शन हो रहा होता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी मफलूज हो जाती है। फालिज को पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, इरेज कर रहा हूं, वही चीज है, वही है, कैटेगरी डिफरेंट है, बस बेसिक कॉज एक ही है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जब मैं सेकेंड या चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा तो जो लोग पढ़ चुके हैं वो रिवीजन ले सकते हैं, और जो रिवीजन नहीं लेना चाहते तो वो ना लें, जिनका रह गया था वो ग्रुप पढ़ लेगा। ठीक है, लेकिन इन कांटेक्ट रहिएगा क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह बाकी हैं। टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। Immunology. It is a study of immunity. It is a study of immunity. जिसको उर्दू में कहते हैं कुव्वते मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत। ठीक है, अल्लाह ताला ने कभी भी ये नहीं कहा कि दुश्मन के आगे आप सरेंडर हो जाएं। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम हमारे जिस्म का भी नहीं रखा कि जिस्म हमेशा जरासीम के खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ फाइट करती है, भले जीते या हारे। ठीक है, वैसे भी हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। ठीक है, तो अपने आप से प्यार करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको वो सिस्टम, वो सलाहियत दी है कि आप बीमारियों से लड़ सकते हैं, जर्म्स से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हो
तो फिर तो बचपन में इंसान बीमार होके 55 से पहले मर जाए, अगर ऐसा ना हो। रोजाना हजारों सैकड़ों जर्म्स, और कराची में रहने वालों को तो शायद लाखों जर्म्स अटैक करते हैं, खासतौर पे बारिश के बाद, और खासतौर पे वो इलाके जहां कचरे का ढेर लगा हुआ है। बेशुमार जर्म्स रोजाना आप पे अटैक करते हैं। तो क्या आप रोजाना बीमार होते हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आप देखें कोरोना में कितने लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन वो आज भी हयात है ना। ये वो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था, और जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं था वो लोग इसे फाइट करने में नाकाम रहे। सही है। और बहुत से लोग बिल्कुल सरबाज इस बात को कह रहे हैं, और मैं इस बात को मानता हूं बिल्कुल, कि बहुत से लोगों को कोरोना हुआ भी होगा, उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इम्यूनिटी है क्या? जर्म्स से लड़ने की सलाहियत है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी टाइप्स ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स। वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स जर्म्स भी हो सकते हैं, और वो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है। इम्यूनिटी की दो किस्में होती हैं। एक होता है इननेट इम्यून सिस्टम, इसको पैसिव भी कहते हैं, और एक होता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इसे एक्टिव भी कहते हैं। इननेट, और दूसरा कौन सा है? एडेप्टिव। इननेट इम्यून सिस्टम ये एक ऐसा इम्यून सिस्टम है जो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में पैदाइशी तौर पे इंस्टॉल कर दिया है। इसके लिए आपको वैक्सीनेशन नहीं करवानी। ठीक है, आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने इंस्टॉल कर दिया। जैसे आप किसी कंप्यूटर में, किसी मोबाइल में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं ना, तो जर्म से, वायरस से लड़ता है। अल्लाह ताला ने वो सलाहियत पैदाइशी तौर पे हमें दे दी है, उसे कहते हैं इननेट इम्यून सिस्टम, जो कि नेचुरल इम्यून सिस्टम है, क्योंकि ये खुद बनता है, पैदाइशी तौर पे मौजूद होता है, वालिदैन से विरासत में मिलता है। और जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, इसी को हम नॉन स्पेसिफिक भी कहते हैं। लेकिन ये ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? भाई एक शख्स है, उसको बहुत सारे काम आते हैं। ठीक है, घर में गैस का कोई काम करना हो, सुई गैस का, वो भी कर लेता है। कहीं इलेक्ट्रिशियन का कोई काम आता है घर में छोटा मोटा, वो भी कर लेता है। ठीक है, पंखे खुद लगा लेता है। घर बन रहा होता है तो कलर खुद ही कर लेता है। ठीक है, गाड़ी खराब हो जाए तो थोड़ा बहुत खुद ही बना के आगे निकल जाता है। ऐसे लोगों को आप लोग कहते हैं ऑलराउंडर। सही। लेकिन आपको पता है कि ये हमेशा कामयाब नहीं होते, बाद दफा काम खराब भी कर देते हैं। और जब काम खराब हो जाता है तो किसको बुलाते हैं? एक्सपर्ट्स को। बात आ रही समझ में? ऐसा ही इम्यून सिस्टम ये है। ये वायरस के खिलाफ भी काम करेगा, बैक्टीरिया के खिलाफ भी काम करेगा, फंजाई के खिलाफ भी काम करेगा, प्रोटोजोन्स के खिलाफ भी काम करेगा, टॉक्सिक कंपाउंड्स के खिलाफ भी काम करेगा। कभी कामयाब होगा और कभी नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि इसके काम ज्यादा हैं। ये जनरल वे में काम करता है। इसलिए होता है जनरल फिजिशियन, हर बीमारी का इलाज कर लेता है, लेकिन जहां फंस जाए वहां आपको भेज देता है स्पेशलिस्ट के पास। ठीक है, तो वो स्पेशलिस्ट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है, और वो जनरल फिजिशियन इननेट इम्यून सिस्टम है। इननेट इम्यून सिस्टम को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और दूसरा क्या है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। और एडेप्टिव होता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है ये स्पेसिफिक है या है आर्टिफिशियल। क्या है? आर्टिफिशियल, जिसम में नहीं बन रहा, इसके लिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, पोलियो के ड्रॉप्स क्या है? ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। ठीक है, तो ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता आर्टिफिशियल है, जिसम में नहीं बन रहा, लेबोरेटरी में बन रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बन रहा है, लेकिन ये होता है, क्या होता है? स्पेसिफिक। क्यों? कि पोलियो ड्रॉप पीने से आप सिर्फ किससे बचेंगे? सिर्फ पोलियो वायरस से, सारे वायरस से नहीं। यहां पे वायरस के खिलाफ भी काम हो रहा है, बैक्टीरिया के खिलाफ भी हो रहा है, फंजाई के खिलाफ भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं। और वहां पे सिर्फ एक ही काम हो रहा है
कि जनाब एंटी वायरल है तो सिर्फ वायरस के खिलाफ काम करेगा, एंटी बैक्टीरियल है तो सिर्फ बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा, लेकिन उसमें भी कंसिडरेशन ये है कि सारे वायरस नहीं होंगे, सारे बैक्टीरियाज नहीं होंगे, कोई एक होगा। अगर BCG का टीका बचपन में लगा लिया था पहले हफ्ते में तो आपको टीबी शायद ना हो, क्योंकि टीबी से आपको बचाता है, ठीक है। मीजल्स की वैक्सीनेशन करा ली हो तो फिर मीजल्स नहीं होगा, ये नहीं कि सारे वायरस से बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल है लेकिन ये स्पेसिफिक है, ये नेचुरल है लेकिन ये मोस्टली नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है क्या? मैं आपको एक चीज बताऊं, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम हमें बना के दिया, अल्लाह के नबी ने उसको अप्लाई करके दुनिया में भी दिखाया कि जंग जरासीम के खिलाफ जिस्म में हो या जंग दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ जो है किसी दुश्मन से मुकाबला हो, तीन चीजें। फर्स्ट लाइन डिफेंस, आप लिखा होगा मुजाहिदीन एक होते हैं जो बिल्कुल दुश्मन के सामने खड़े होकर लड़ रहे होते हैं, उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन। एक बैकअप पे होती है फौज कि जनाब ये जख्मी हो जाएंगे तो उनको पीछे खींच के ले आएंगे, ये शहीद हो जाएंगे तो उनकी बॉडी को पीछे लेके आ जाएंगे, पीछे वाले आगे चले जाएंगे। ये होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। एक होता है बैरिकों में, ठीक है, कभी आपने सुना हो जब जंग होती है ना, फौज को अलर्ट कर दिया जाता है, छुट्टियां बंद कर दी जाती हैं, आप बैरिकों में मौजूद हैं, अपने अपने यूनिट्स में मौजूद हैं, अपनी अपनी छावनियों में मौजूद हैं, ठीक है, और आपको अलर्ट कर दिया जाता है कि ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन डिफेंस, अगर ये आपके मुल्क को डिफेंड करने में नाकाम रहे, ये शहीद हुए, जख्मी हुए, हमें ज्यादा नुकसान हुआ, तो अब आप अपने अपने छावनियों से, अपने अपने घरों से, अपने अपने मैसेज से, अपने अपने बालकोनियों से निकलेंगे और जाके जहाद करेंगे। ये है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। जो अल्लाह ने जिस्म का सिस्टम बनाया, अल्लाह के नबी ने उसको इस्लाम के उन अवाइल जंगों में, जहादों में अल्लाह के नबी ने उसको अप्लाई किया। आज पूरी दुनिया उसी तर्ज अमल पे जंग कर रही है, ठीक है। शायद आपको ये बात मालूम हो कि अरब के जो लोग थे इस्लाम से कबल भी ये बड़े जंगजू किस्म के लोग थे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते थे, लेकिन इनको लड़ाई भी करना नहीं आती थी, इनको जंग करने का तरीका भी मालूम नहीं था, जंग करते थे तरीका नहीं मालूम था, ठीक है। वो तरीका अल्लाह के नबी ने सिखाया, जो तरीका अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में भी रखा, वही तरीका है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपकी बॉडी में सबसे बाहर क्या है? स्किन है, तो स्किन के ऊपर जो फाइटर हैं वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उससे आगे आए तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और जो सबसे आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कहते हैं ना मुल्क के अंदर रेड जोन है, ठीक है जनाब, GHQ आपका रेड जोन है, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक तनसीबात हैं, आपका असलहा है, आपकी असलहा फैक्ट्री है, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये आपके असेंबली हॉल्स हैं, आपके कोर्ट्स हैं, आपकी मस्जिद है, आपकी अहम तरीन इमारतें जिसको हम कहते हैं हसास इदारे, वो हसास इदारे अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं ऑर्गन्स की सूरत में। वो हार्ट है, वो लंग्स है, वो ब्रेन है, वो किडनी है, वो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, वहां फाइट करेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो आज मैंने कहा था कि सिर्फ इंट्रो कराऊंगा थोड़ा सा इम्यून सिस्टम को, मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल इंशाल्लाह अगली क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।